आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने की मांग। रांची में राजभवन के सामने कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली तक बड़े आंदोलन की चेतावनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हरकत ने फिर चौंकाया। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया गमला। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पटना में लालू यादव को लेकर बोले प्रशांत किशोर। सीएम उम्मीदवार को लेकर रखी शर्तें। कहा, परिवारवाद से बाहर निकलने पर आरजेडी का करूंगा फुल सपोर्ट। रांची में हर्षोल्लास से मनाई गई वट सावित्री पूजा। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार ने कई जिलों के डीसी का ट्रांसफर कर दिया है। उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियेश लाकड़ा का ट्रांसफर जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त देवघर के रूप में किया गया है। वहीं आईएएस कंचन सिंह को सिमडेगा का डीसी बनाया गया है। इसको लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या ने इस प्रकरण को लेकर पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तेज प्रताप पहले से ही प्यार में थे तो मुझसे शादी क्यों की। सारा परिवार एक ही है, केवल चुनाव के कारण लालू जी ने यह फैसला लिया है। सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं। ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनसे उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, तब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। सब चीजें तो हम ही करते हैं। इन लोग को 12 साल से अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को। खगड़िया में भी सोमवार को वट सावित्री की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए उपवास के साथ सज धज कर वट सावित्री की पूजा की। इसके लिए महिलाएं सुबह से ही वट वृक्ष के पास में जमा होने लगी। खगड़िया के हर वट पेड़ के नीचे मेला जैसा माहौल देखने को मिला। मान्यता है कि आज के दिन फल, पकवान और मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाने और कथा सुनने से बड़ा लाभ होता है। कोयलांचल धनबाद के कई कोलियारी और ग्रामीण क्षेत्रों में वट सावित्री पूजा की धूम देखने को मिली है। सुबह से ही सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद में मंदिर यहां पर पहुंची हैं और वट आपको बताते चले कि इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस दौरान पेड़ की परिक्रमा करते हुए महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं। सुहाग की लंबी आयु की कामना का महापर्व वट सावित्री की पूजा सोमवार को गिरिडीह में धूमधाम से की गई। हालांकि पंचांग के मुताबिक सोमवार को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजे से लेकर मंगलवार को सुबह 8 बजे तक है, लेकिन सुहागिनों की भीड़ सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सुहागिनों की भीड़ वट वृक्ष के नीचे जुटी और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सुहागिनों ने मौके पर मौली
वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए मौली सूता लपेटा और भक्ति भाव के साथ में सुहागिनों ने इस दौरान माता सावित्री और यमराज की पूजा अर्चना की। वट वृक्ष से मौली सूता बांधने के बाद में पुजारियों से माता सावित्री, महाराज सत्यवान और यमराज की कथा को सुना और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पूजा के विधान को पूरा किया। सदर प्रखंड के 5 गांव में हॉट मिक्स प्लांट का शुभारंभ हुआ है। इसकी शुरुआत झारखंड के राजस्व निबंधन, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने किया है। हॉट मिक्स प्लांट की शुरुआत होने से जिले में बन रहे नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के काम में तेजी होगी और ग्रामीणों को प्लांट में रोजगार भी मिलेगा। ये आधुनिक तरीके से है और इसको क्या बोलते हैं, हॉट मिक्स प्लांट कर रहे हैं। और जैसे जानकारी हुआ कि आसपास में इस तरीके का बड़ा नहीं है किसी के पास में। इसके बनने से रोड के गुणवत्ता में भी सुधार होगा और बहुत तीव्र गति से सड़कें बनेगी और अन्य जो भी संवेदक है उनको भी इससे लाभ मिलेगा। मान ली किसी के पास नहीं है तो यहाँ से वो मटेरियल तैयार करके जो है ना ले जा सकते हैं। तो एक हिसाब से ये अच्छा है। चास प्रखंड की आपको बताते चलें कि पुपुनकी पंचायत में रविवार को स्थानीय रैयत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पुपुनकी आश्रम की ओर से गलत तरीके से जमीन अतिक्रमण करने के विरोध में आम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत के लोगों ने मोर्चे के माध्यम से जल, जंगल, जमीन बचाओ अभियान शुरू किया। अभियान की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष पार्वती चरण महतो ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बाबा मुनि स्वामी स्वरूपानंद की जमीन दान लेकर और साथ ही ये संस्था जमीन कब्जा करने में लगी हुई है। गलत तरीके से जमीन कब्जा लेकर गांव, तालाब और जोरिया का रास्ता रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आश्रम की ओर से गलत तरीके से सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा किया गया है, इसलिए पूरी जमीन का जिला और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से जांच कराई जाएगी। जो भी जमीन अवैध रूप से आश्रम के कब्जे में है उसे मुक्त कराया जाएगा। इस आश्रम में धीरे धीरे संत महापुरुष जो शिक्षकगण आया करते थे, वह जब ज्यादा काबिलियत बनते गए तो धीरे धीरे कर करके एक एक को यहाँ से हटाया गया। हटाने के पश्चात फिर वहाँ पर शिक्षक के रूप में अब बांग्लादेशी आए कि बाहर से लोग आए। यहाँ पर शिक्षा को धीरे धीरे कर करके न मल्टी यूनिवर्सिटी बना और न स्कूल ही सही ढंग से रहा। ये तत्काल स्कूल बंद हो गया। इन लोगों का उसके पश्चात बिजनेस किया रहा। जैसे एक जोड़िया है, जोड़िया सार्वजनिक है जो कहीं से चलती है और कहाँ जाके अंत होता है। उसके बीच में किसानों का खेत होता है, खरियान होता है। वहाँ पर उस जोड़िया का नाला का पानी से धान का बुआई, धान का रोपाई, सारा धान पकाए तक का कार्यक्रम इस जोड़िया से होता था। उनकी आश्रम स्वामी स्वरूपानंद बाबा जी थे, जो उनको हमारे यहाँ के पूर्वजों ने दान दिया जमीन को, जो उसका रजिस्टर्ड जमीन 9 एकड़ है। बाकी जितने जमीन आप देख रहे हैं सब गराबाद जमीन है, जीएमएन है। मनमानी ढंग से कुछ लोग काला पत्थर का पड़ेगा तो कुछ लोग चिचिया का पड़ेगा, कुछ लोग आपको सियार गजरा का पड़ेगा, कुमरी का पड़ेगा, डेढ़का का पड़ेगा, बाकी जमीन पुपुनकी का पड़ेगा। सब ये घेरने का काम कर रहे हैं। करीब 240 एकड़ जमीन अभी तक ये घेरने के काम किए हैं। देखिए इसको, इस जमीन को देखिए, इसको भी सफाई किया है, इसको भी घेरने का काम कर रहे थे। हम लोग जब दबाव दिए इस जमीन को छोड़ा है। झारखंड सरकार गांवों को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दूसरी ओर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के चंदाडीह लखनपुर गांव की स्थिति आज भी बदहाल है। गांव का मुख्य चौराहा गंदे पानी से लबालब है। नाली नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बताया ये भी जा रहा कि बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। इसे देखते हुए बारिश के पूर्व गांव के निवासियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। और आज यहाँ पानी जम जाता है, नाली से आता है, बहुत आदमी गिर जाता है।
पूरे गर्दा जो है उसे कचा है। गोबर जो आता है, आदमी यहाँ पार होता है, मस्जिद जाता है, गंदा पानी रुजू नहीं होता है, छींटा पड़ता है, आदमी बहुत स्लिप करके गिर जाता है, बहुत दिक्कत है। ये बनवा दीजिए। मीतू जैन जो मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग की बेटी हैं, जो अब पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिले की बहू भी हैं, जिन्होंने कई सालों से कला और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मीतू ने अपनी लेखनी से न सिर्फ परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है, बल्कि हिंदी साहित्य की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वे अब तक 500 से भी अधिक कविताएं लिख चुकी हैं, जिनमें सामाजिक सरोकार, नारी संवेदना, प्रकृति की छवि, पारिवारिक रिश्ते और आत्मिक अनुभवों की गहराई झलकती है। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने मीतू जैन से खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, लगातार साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम तमाम कलाकारों से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रही है। आज ऐसी ही शख्सियत हजारीबाग की बेटी और पुरुलिया की बहू मीतू जैन हमारे साथ है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते आई है। मीतू जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कैसा रहा ये इस कला का क्षेत्र? कला का क्षेत्र तो बहुत ब्रॉड है, हम जितना कला को उभारेंगे बहुत है। मेरा थोड़ा सा रुझान कविता की ओर है। हिंदी मेरे को बहुत पसंद है। हिंदी में मेरा जो लेख है, शायरी, हम उसको अपना कलम के द्वारा उसको हम प्रकाशित करते हैं। फिर एक सवाल उठता है मीतू जी, जैसे आप कला के क्षेत्र में कविता को ही चुने, तो इस ट्रैक को चुनने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली जो कविता होता है वो शॉर्ट लैंग्वेज में हम बहुत कुछ कर पाते हैं, यही इसका उद्देश्य है। हम 4 लाइन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अब तक का सफर की अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में, अगर कविता जैसे आपने लिखी, कितना आपने लिखा है, क्या कुछ है उसका? मैंने 400-500 कविता लिख चुका है। एक बुक छपा है मेरा मीतू की कलम से, ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी पब्लिशिंग में इसका आ चुका है। और मेरा एक और कविता आने का है कि एक बुक हम और लॉन्च करेंगे 2.0 के हिसाब से। और मैंने बहुत सारे कविता समेत शिखर जी के ऊपर भी लिखा है। मेरा सबसे स्टार्ट में मुख बाटी एक नाटक है, कविता है, उसको एक नाटक का स्क्रिप्ट हम लिखे थे और ये नाटक हजारीबाग में मंचन हुआ था। ये मेरा पूरा अपने लाइफ का सबसे बड़ा सपना है जो पूरा हुआ था। मीतू जी, एक सवाल उठता है, क्योंकि आप जो कविता लिख रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, उसका मोटो क्या है? या यूं तो नहीं कि आप लिख के सिर्फ अपने बंद रूम में ही उसको सीमित रख रहे हैं, या आगे तक इसका पैगाम बढ़ेगा? एक्चुअली जो हम कविता लिखते हैं उसको हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। जैसे स्टेटस पे लगाते हैं, लोगों का व्यूज आता है, लाइक आता है कि बहुत अच्छा है। लोग मेरे से कविता मांगते भी है, मेरे को कस्टमाइज करके दो, मेरे माता पिता पे लिख दो, कभी बर्थडे एनिवर्सरी पर लिख दो। बहुत सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से भी मैंने कविता लिखा है। ऐसी अगर हाल की कविता जो आपने लिखी, ठीक है, क्योंकि आज वट वृक्ष पूजा भी है, महिलाओं का स्वागत महिलाओं का है, तो महिलाओं के लिए वैसी कोई कविता? हाँ है ना, मेरे पास एक कविता है बेटी पर कविता है। बोलना चाहेंगे वो कि बेटी हूँ बेटी ही बने रहने दो, बेटी हूँ बेटी ही बने रहने दो, जब दोनों में है अंतर तो फर्क ही रहने दो। बेटी हूँ तो क्यों बेटा बुलाए कोई मुझे, शाबाश बेटा कह क्यों पुचकारे कोई। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, क्यों लड़की का कोई अपना वजूद नहीं। मेरी बेटी तो बेटों के बराबर है, आखिर क्यों बेटों से साझेदार है। लड़की हूँ लड़की होने का एहसास रहने दो, कुछ कर जाने पर वाह बेटा का एहसान न दो। चलिए, ये तो मीतू जी आपका कविता के क्षेत्र में हो गया, क्योंकि अगर कला की अगर हम अगर बात करें तो इसके अलावा और भी क्या क्या है? जैसे कि हम अपने पुरुलिया में अपने ससुराल में हम पाठशाला भी चलाते हैं और धार्मिक जो भी हम लोग गतिविधि होता है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुझे ये शौक है, शौक की वजह से ही हम जरूर करते हैं और पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ सहभागी भी और जैसे आपने बताया, चाहे वो भजन हो, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे नृत्य हो, या ऐसा कुछ भी उस भी कला में है? हाँ, भजन हम लोग के हर महीना नमोकार भजन संध्या होता है, उसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक अंतरा हमारे दर्शकों को सुनाए। हाँ जरूर सुनाइए। लिखने वाले पूरा पूरा हाल लिख दे, लिखने वाले पूरा पूरा हाल लिख दे, मेरी किस्मत में त्रिशला का लाल लिख दे। एक अंतिम सवाल लिख। हाँ।
क्योंकि आपकी जो उम्र है, एक हजारीबाग से आप पूरी आ गई, फिर आज हजारीबाग ये छुट्टियों में आई हुई है। आपके कलीग्स ऐसे बहुत से, चाहे वो लड़कियां हो चाहे महिलाएं, वो जब उनकी शादियां हो जाती तो ये सब बंद कर देते। क्यों? क्योंकि उनको ससुराल में उस तरीके का पायदान या नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को क्या कुछ आप टिप्स देना चाहिए? एक्चुअली जो हम पीहर में उतना नहीं कर पाए, एक्चुअली ये सब काम हम ससुराल में ही ज्यादा कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पीहर और ससुराल में नहीं करने देता। आपका शौक होगा तो आप कहीं भी उसको जिंदा रह सकते हैं। एक और अंतिम सवाल, बहुत सी महिलाएं या लड़कियों में कला रहता है लेकिन वो उभरती है, क्या कुछ कारण है? एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलने से वो जरूर आगे आएगी, प्लेटफॉर्म खोजना भी पड़ेगा आपको। जैसे कविता के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला कोरोना के टाइम पर, एक कॉन्टेस्ट आया था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा ग्रेड तो नहीं मिला लेकिन मुझे उस टाइम पर पूरा कविता का एक लिखने का मौका मिला, हर टॉपिक पे, माता पिता पर, प्यार पर, हर शब्द पर, योगा पर, सब पे मैंने कविता लिखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, कला अगर आप में है तो उसको निखारना भी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज़, हजारीबाग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता हर उस राज्य में जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वे मणिपुर और पहलगाम नहीं जाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठना पसंद किया। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातों को नजरअंदाज किया गया है, बीजेपी शासित राज्यों की बातों पर अधिक ध्यान दिया गया है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश दौरे पर भेजा है। सुप्रियो ने यह भी सवाल उठाया कि इस प्रतिनिधिमंडल ने विदेश जाकर क्या हासिल किया, इसकी जानकारी सभी दलों को सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सभी दल मोदी सरकार के साथ खड़े थे, इसलिए उससे जुड़ी हर बात प्रधानमंत्री मोदी को संसद के सामने रखनी चाहिए। जेएमएम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करता है ताकि इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार जनता और संसद के सामने स्पष्ट जवाब दे। आजाद हुआ, उसके बाद 51 में पाकिस्तान का जो नापाक इरादा हमारे देश का सिरमौर कश्मीर को अपने साथ मिलाने का था, कबीलाई देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पे हमला किया, जिसका तत्कालीन जो कश्मीर के आवाम थे, शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वहां के आम लोग, भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और उस हमले को विफल किया। ये सेना और जनता के बीच का जो एक जुड़ाव था, वो उसकी कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास की। हमारे एक और पड़ोसी दुश्मन चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सियाचिन से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में भीषण संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। देश के बहादुर फौज ने चाइना को जबरदस्त तौर पर जवाब दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जब आह्वान किया, तो भारतीय जनसंघ के एकमात्र सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते। उन्होंने युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि देश को बताना चाहिए, देश के संसद को बताना चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों का पराक्रम और दुश्मन देश चाइना का जो आक्रमण है, उस विषय में देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद की जो गरिमा है और जो आस्था है, उसको सर्वोच्च माना और 8 नवंबर युद्ध के चलते हुए, युद्ध उस समय जारी था, 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, केवल एक सदस्य के मन पर।
लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है, हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया। संसद यानी देश को नहीं बताया गया। एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ प्रधानमंत्री जी का। खबरें आई कि चाइना भी उस वक्त पाकिस्तान को मदद किया था, तुर्की भी किया था, अजरबैजान भी किया था। ये सब खबरें समाचार चैनलों में आई, देश विदेश के मीडिया में आया, लेकिन सरकार की पुष्टि नहीं आई। पूरी तरह पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम आज भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। सारे दल के लोग उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए। हम लोगों ने कहा कि भाई आप संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया कि जो विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के पाकिस्तान का मंसूबा क्या है, भारत का रिटेलिएशन क्या है। हमने उसका भी स्वागत किया। अब विदेश में प्रतिनिधि मंडल पहुंच गए, अमेरिका गए, यूरोप के देशों में गए, मिडिल ईस्ट के देशों में लोग गए, ऑस्ट्रेलिया गए। अच्छी बात है कि लोग जाकर हमारे देश की जो, क्योंकि जब 71 के बाद यूएनओ में भारत का पक्ष रखना था तो इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। ये बहुत स्वस्थ परंपरा है, लेकिन परंपरा तो ये भी है कि भारतीय संसद को बुलाया जाए, देश को जानकारी दी जाए, क्योंकि कई अहम सवाल इस बीच में उठे। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों को हमला करेंगे, आप उससे दूर रहिएगा, आपका सेना दूर रहेगा। अब सवाल ये उठता है, यदि विदेश मंत्री का यह बयान है तो पाकिस्तान के तरफ से कैसे मोर्टार चल रहे हैं, कैसे मिसाइल चल रहे हैं, कैसे ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कैसे सीमा पर फायरिंग हो रहा है। पुंछ में गायत्री मंदिर पर फायरिंग हुआ, शेलिंग हुआ, गुरुद्वारा हरि सिंह सभा पर हुआ, चर्च में हुआ, मदरसा में हुआ, 16 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रैली कर रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं गए। बीकानेर में जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, राजनीतिक रैलियां करेंगे और राजनीतिक रैली में सेना के पराक्रम का जिक्र करेंगे। बिहार का दौरा होने वाला है, बंगाल का दौरा होने वाला है, गुजरात का दौरा होने वाला है, सिक्किम का दौरा होने वाला है, उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है, क्योंकि वहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। आप सबने देखा होगा, नीति आयोग की बैठक हुई, सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से अपनी अपनी बातें रखी। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों का संबोधन प्रधानमंत्री के समक्ष हुआ, उनकी चाहिदाएं, उनकी आकांक्षाएं की चर्चा हुई। आखिर आज कौन सा परिस्थिति आ गया कि प्रधानमंत्री जी केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठ गए, पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाएंगे, नीति आयोग के बैठक में लोगों की आवाज पर ध्यान नहीं देंगे, अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों ने आग्रह भी किया कि कम से कम प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाइए। हम लोग ये नहीं कहते कि आप आज ही बुलाइए। आपने प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेज दिया, वो प्रतिनिधि मंडल जब वापस आ जाए, क्योंकि उनकी भी बातचीत क्या क्या हुई विदेशों में, वो बात भी तो साझा होना चाहिए देश के साथ। देश तो जानना चाहता था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर की बात करें, अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम व्यापार रोक देंगे इसलिए सीज फायर हो। क्या हम अमेरिका से भी डरते हैं? 1971 में तो अमेरिका हमारे खुलकर विरुद्ध में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज आपको धमकी दे रहा है, आप युद्ध रोक दे रहे हैं। मेरा सवाल है, ऑपरेशन होता है कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों का खात्मा था, इसमें सीज फायर कहां से आया? सीज फायर तो युद्ध के समय होता है, और यदि सीज फायर की घोषणा भारत का विदेश मंत्री करता है तो आज पूंछ में अटैक कैसे हो, राजौरी में कैसे अटैक होता है? ये गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल से सरकार बच नहीं सकती। सरकार को अपना जवाबदेही संसद में देना पड़ेगा। हम इसकी मांग करते हैं और विशेष सत्र के अलावा और कुछ हम लोगों को मानने नहीं होगा। फिर इस बात को दोहरा सके कि भारत सरकार के साथ पूरा देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन हर राजनीतिक दल और देश को, सरकार को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।